हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10th क्लास के हिस्ट्री के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चोल डायनेस्टी और चालुक्य के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चोला डायनेस्टी के बारे में देखिए तो जो 9वीं शताब्दी थी, 9th सेंचुरी, उसमें चोल जो राजवंश था या चोल डायनेस्टी जो थी वो पल्लवों के पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद में अच्छी तरह से डेवलप हुई। यानी ये आप कह सकते हैं कि पल्लवों के जो अवशेष थे उसी पर बनी है चोल डायनेस्टी। तो देखिए जो दक्षिणापथ यानी कि केरल की तरफ जन्मे राजवंश है, उनमें चोल डायनेस्टी एक बहुत ही पॉपुलर डायनेस्टी के रूप में प्रकट हुई। इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, यदि अशोक के इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो उसके अनुसार पता चलता है कि भाई अशोक के राज्य के अलावा साउथ इंडिया में एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहा करता था और ये लोग जो बोलते थे वो भाषा थी तमिल। इसके अलावा इन्होंने तमिल लैंग्वेज में कई सारे ग्रंथ लिखे या ग्रंथ लिखने वालों को यहाँ के राजाओं ने संरक्षण दिया। इसी में है एक चीज़, कूलर एक रचना है जिसे लिखा था तिरुवल्लुवर नाम के राइटर ने। तो इट इज़ वेरी फेमस राइटर तिरुवल्लुवर। एंड करिकाल जो है अराउंड 100 सी में हुआ द फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कहा जाता है करिकाल को। वैसे इसके स्थापना की बात करें यानी फाउंडर की बात करें तो विजयालय इज नोन एज द फाउंडर ऑफ चोल। विजयालय, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट किंग कौन है, करिकाल, और इसका फाउंडर कौन है, विजयालय। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पुहार और पुगार टाउन। देखिए वहाँ पर पुहार और पुगार नाम के एक टाउन की स्थापना की करिकाल ने, आपको याद रखनी है। और इन्होंने जो साउथ में बात करें सिंघल द्वीप या श्रीलंका से आने वाले विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ा और इस तरह से इनकी बहुत ही शानदार नेवी बनाए रखी थी। देखिए इन्होंने वहाँ पर जो युद्ध किया श्रीलंका वाले लोगों से, वहाँ से जो युद्ध में बंदी पकड़े गए उनकी सहायता से इन्होंने कावेरी नदी पर एक पुल बनवाया। इन्होंने साथ ही यानी करिकाल की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को उरागपुर यानी उरैयूर से इन्होंने इसको शिफ्ट किया कावेरी पत्तनम में। ये बहुत सारे कार्य करिकाल नामक राजा ने किए। चोला किंग विजयालय सन सक्सेसर आदित्य अराउंड 880 to 907 हैड डिफीटेड द पल्लव किंग अपराजिता। देखिए इसी के बाद पल्लवों का पतन शुरू हो जाता है। आदित्य सन परांतक फर्स्ट हैड क्रश द पावर ऑफ पल्लव बैडली। तो आदित्य के ही पुत्र परांतक ने भी पल्लव राजाओं को बुरी तरह से हरा दिया। He had also occupied मदुरई which was the capital of पांड्यास। साथ ही साथ इन्होंने पांड्यास की कैपिटल जो कि मदुरई थी उसे भी पांड्यास से छीन लिया। बात करेंगे राजा फर्स्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर किंग हुआ है चोल डायनेस्टी में। तो ही बिकेम द अलमाइटी रूलर ऑफ साउथ इंडिया बाय ऑक्यूपाइंग एंटायर मद्रास, मैसूर, कुर्ग एंड सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका तक इन्होंने कब्जा किया। He built a Shiv temple named राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल इन इस कैपिटल तंजौर। देखिए तंजौर और तंजावुर इसका नाम है जहाँ पर इन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल यानी खुद के ही नाम से इन्होंने एक टेम्पल बनवाया। दिस इज टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा विच इज क्लियरली प्रूव दैट राजा वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। साथ ही देखिए राजा के पास में एक पावरफुल नेवल यानी कि नेवी थी और उसके बाद इन्होंने इसकी सहायता से, सेना की सहायता से पेंगू, मर्तमान, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स को जो इंडियन ओशन में थे उन्हीं को जीत लिया। ही वेज्ड वॉर विद द महिपाल। तो इसने पाल रूलर्स के साथ में भी युद्ध किया जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बंगाल और बिहार के जो पाल रूलर्स थे उनके खिलाफ भी इन्होंने युद्ध लड़ा। देखिए इसकी जो आर्मी थी, किसकी, राजा फर्स्ट की जो आर्मी थी उसने कलिंग तक अपनी पहुंच बनाई और गंगा तक भी एक बार ये पहुंच गए। नॉर्थ इंडिया में बहुत ही दूर तक ये पहुंच गए थे और इन्होंने उड़ीसा, सदर्न कौशल, बंगाल, मगध यहाँ तक शासन किया। तो राजा फर्स्ट यानी चोल डायनेस्टी में आपको याद रखना है
राजा फर्स्ट को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जो बेटा था उसका नाम था राजा धीराज, राजा का बेटे का नाम था राजा धीराज। इन्होंने क्या किया कि भाई राजा धीराज जो थे इन्होंने भी अपने पिता की तरह युद्ध करने के बारे में सोचा पल्लवों से, लेकिन कोप्पम नामक बैटल में, इन द बैटल ऑफ कोप्पम, फाइटिंग विद चालुक्या से युद्ध करते समय, देखिए इसके पिताजी ने चोल और चालुक्य दोनों से युद्ध किया। तो चालुक्य से जब राजा धीराज ने युद्ध किया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ही वाज किल्ड इन द बैटल, बट वीर राजेंद्र डिफीटेड द चालुक्याज इन द बैटल ऑफ पीस। इसके बाद में राजा धीराज के बाद में राजेंद्र नाम के व्यक्ति को राजा बनाया जाता है और उसने चालुक्यों को कुदाल संगमम के युद्ध में परास्त कर दिया और रिवेंज ले लिया। इसके बाद सक्सेशन वॉर शुरू होती है चोलों में। एज ए रिजल्ट राजेंद्र कुलतुंगा ascended the throne। राजेंद्र कुलतुंगा मदर्स फादर चोल प्रिंसेस एंड फादर। देखिए राजेंद्र जो कुलतुंगा है, कुलतुंगा इसे कहा जाता है, ये एक ऐसा राजा था जिसकी बारे में बात करें तो इसकी जो माता थी वो चोला प्रिंसेस थी, यानी चोल के डायनेस्टी से ही संबंध रखती थी, जबकि पिता जो थे वो चालुक्य थे। तो इस तरह की नई डायनेस्टी शुरू हुई, चोल चालुक्य डायनेस्टी, जिसको स्टार्ट करने वाला था राजेंद्र कुलतुंगा। तो इस तरह से ये डायनेस्टी में नया सिस्टम शुरू हुआ। चलिए आगे बात करते हैं चोला के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में आने के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करें चोला एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इट वाज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम, यानी ग्रामों में भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई थी। तो चोला किंगडम जो था वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था। देखिए पूरा का पूरा जो किंगडम था वो जो थे वो 6 प्रोविंस, उन्हें मंडलम कहा जाता था। क्योंकि प्रोविंस का इंग्लिश वर्ड है, वहाँ पर मंडलम कहा जाता था। मंडलम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू कोट्टम। मंडलम जो थे वो कोट्टम्स में डिवाइडेड थे। कोट्टम जो थे वो नाडुओं में और नाडु कुर्रम में और कुर्रम ग्राम में बटे हुए थे। सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट थी वो थी ग्राम, और ग्रामों में होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ग्राम सभा, जिसमें वृद्ध लोग अपना डिसीजन दिया करते थे। इसी तरह से देखिए असेंबली जो थी नाडु की हैज़ बीन कॉल्ड नटर। जो नाडु थे, ठीक है, जो कोट्टम के सब यूनिट थी नाडु, नाडु में जो सभाएं हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी, उसे कहा गया है नटर। एंड यूनिट्स ऑफ द टाउन हैव बीन कॉल्ड एज नगरतार। तो जो नगरतार कही गई है वो है टाउन्स की। तो ये जो नाडु थे वो ज़्यादा बड़े शहर नहीं थे, छोटे मोटे कस्बे आप कह सकते हैं, जबकि जो इनसे भी छोटे जो टाउन थे उनमें नगरतार नामक संस्था हुआ करती थी। आपको बस ये याद रखना है कि कैसे सब यूनिट्स हुआ करती थी, और नगर की या टाउन की बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि टाउन की जो यूनिट थी उसे क्या कहा जाता था। तो नगरतार आपको याद रखना है। विलेजेस रिप्रेजेंटेटिव्स वर रेगुलरली अपॉइंटेड एवरी ईयर। देखिए जो गाँवों में रिप्रेजेंटेटिव थे वो हर साल चुने जाते थे। आजकल 5 सालों में चुने जाते हैं सरपंच वगैरह, तो वहाँ पर हर साल था। मंडलम जो था वो फुली इंडिपेंडेंट था, अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर वहाँ पर नहीं था, आपको याद रखना, कोई सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं था। कंट्रोल करने के लिए पावर ऑफ किंग को कोई कंट्रोल करने वाली संस्था नहीं थी। 1/6 पार्ट जो थी वो लैंड का 1/6 पार्ट जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था। देखिए उस समय जो एक कॉइन वहाँ पर चला करता था, गोल्ड कॉइन, जिसे वहाँ पर कासू कहा जाता था, जिसका वेट था 16 ऑन्स। अब बात करते हैं चोला आर्ट के बारे में। तो चोल लोग जो थे अपनी आर्ट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा जागरूक थे, और ये आर्ट का एक बहुत ही अच्छा पीरियड कहा जा सकता था। द चोला प्रमोटेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पल्लवास। देखिए उन्होंने पल्लवों की जो स्टाइल थी उसी को और अधिक प्रमोट करने का काम किया। वेरियस फीचर्स ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ चोला आर एज फॉलो। देखिए जो क्वाड्रेट विमानाज स्टाइल, यानी जो मंदिरों में विमान नाम जैसी स्टाइल बनाई जाती थी, यानी कि मंदिर का एक पार्ट इस तरह और एक पार्ट इधर बनाया जाता था, बीच में मंदिर बनाया जाता था।
और इधर भी एक मुख्य डायटी की, और इधर जो है जाने का रास्ता हुआ करता था। इस तरह से इसकी जो शेप हुआ करती थी विमान के 2 पंखों की तरह निकलती हुई इसकी शेप हुआ करती थी। इस तरह के जो स्टाइल के जो पल्लवों ने शुरू किए थे उसी को इन्होंने फॉलो करते हुए इस प्रकार के जो मंदिर थे वो उनमें ये स्टाइलों को अपनाया। मंडप देखिए, जो मंडप होता है मंदिर में बीच वाला जो चौक जैसे आप कह सकते हैं, गोपुरम होता है, लार्ज हॉल एडॉर्न विद, जो आप 7th-8th क्लास में पढ़ चुके हैं। आर्टिस्टिक पिलर्स, ट्रेडिशनल लायंस, इस तरह की चीज़ों का ये प्रयोग करते थे। ब्रैकेट जॉइंट पिलर्स, तो आपको ये सब याद रखने क्योंकि चोल आर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ये सब स्टाइल जो आपको राजराजेश्वर टेम्पल में भी देखने को मिल सकती है, तंजौर में जो स्थित है, जैसे राजा में बनवाया था शिव के लिए। द्रविडियन आर्किटेक्चर, द सिस्टम ऑफ कैनल्स, देखिए सिस्टम जो थे कैनल्स के, यानी नहर वगैरह खुदाई के कार्य भी इन्होंने चोला लोगों को नहीं करवाया था। इसको कह सकते हैं गिफ्ट फ्रॉम चोलास। टेम्पल्स ऑफ दी चिदम्बरम एंड तंजौर आर द बेस्ट अमॉन्ग द चोला टेम्पल। द कॉपर स्टैचू ऑफ नटराज शिवा built during Chola period regarded to be the best. Gopuram style of the building temples was developed in this period. बात करें सोसाइटी की तो कि सोसाइटी चोला किंग्स वर द फॉलोअर ऑफ शिवा सेक्ट। इन द रिकॉर्ड ऑफ द रॉयल किंग परफॉर्म्ड ऑफ अश्वमेध यज्ञ हैज आल्सो बीन मेंशन। देखिए कई राजाओं ने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी किया। शिव को वो मानते थे, वुमेन्स को जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला करता था। इस तरह से उनकी कंडीशन ठीक कही जा सकती है। दास और देवदासी सिस्टम भी वहाँ पर था, यानी कि स्त्रियों को भी देवदासी बनाकर रखा जाता था। मंदिरों में होती थी देवदासियाँ। तो इस तरह से ये चोला सोसाइटी के बारे में था। देखिए ये चोला पीरियड के टेम्पल आपको दिखाए गए हैं, और साथ ही आपको नटराज की जो स्टैचू आपने देखी होगी, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द स्कूल्स, ब्रॉन्ज स्टैचू, और इट कैन बी ऑफ कॉपर। आइए बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। देखिए पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली कई डायनेस्टीज़ में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की ड्यूरिंग भी ये पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में आया था। देखिए पुलकेशिन फर्स्ट जो है इस चालुक्य डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा प्रभावी रूलर कहा जा सकता है, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। देखिए चालुक्यों की यदि बात करें तो चालुक्यों की कई डायनेस्टी प्रचलित है, और स्पेशली 3 तरह की डायनेस्टी चालुक्य की चली आ रही है। जैसे कि मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि एक चालुक्य फेमस है बेंगी। बेंगी स्थित है आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में जो चालुक्य हैं उन्हें कहते हैं चालुक्याज ऑफ बेंगी। ठीक है, नंबर 2 पर आते हैं चालुक्याज ऑफ बातापी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो चालुक्य ऑफ बातापी जो है वह स्थित है बीजापुर में, और जिसकी स्थापना की गई जयसिंह के द्वारा ही। जयसिंह इज द फाउंडर ऑफ चालुक्याज ऑफ बातापी। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं इसमें जयसिंह है फाउंडर। देखिए जो चालुक्याज ऑफ बेंगी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके फाउंडर है विष्णुवर्धन। याद रखना है आपको, यू कैन राइट इन द रफ नोटबुक ऑल्सो। और 3rd नंबर पर आते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी। कल्याणी सिचुएटेड इन कर्नाटका। द फाउंडर ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी इज तैलप सेकंड। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। चलिए बात करते हैं चालुक्य में जो चालुक्याज ऑफ बातापी बीजापुर है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात की गई थी, वह पुलकेशिन फर्स्ट ने किया। चालुक्य जो बातापी के हैं वो 550 से लेकर 757 के बीच में इन्होंने राज किया। बस 550 से लेकर 757 के बीच में छोटा सा एक टाइम पीरियड है जहाँ पर वो राज नहीं कर सके दूसरे कुछ डायनेस्टीज के कारण, क्योंकि राष्ट्रकूटस में और चोल राजाओं में इनमें युद्ध चल रहा था, तो उस वजह से उनको कुछ दिन के लिए अपने राज सिंहासन से दूर रहना पड़ा। अमॉन्ग द चालुक्य रूलर 4th किंग पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन फर्स्ट के बाद जो पुलकेशिन सेकंड आया वो बाद मोस्ट फेमस रूलर। उसने अपने थ्रोन को 608 में वापस लिया। उसने एम्पायर जो है अपना नर्मदा से लेकर कावेरी तक, यानी नर्मदा कहाँ पर है, गुजरात, और कावेरी साउथ इंडिया तक उसने अपना राज्य को फैलाया। लेकिन पल्लव किंग नरसिम्हा के द्वारा उसको हरा दिया गया। इसके बाद में पुलकेशिन का सन आता है विक्रमादित्य सेकंड, जिसने वापस से चालुक्यों की ग्लोरी को
जगाया। चालुक्यास किंग विक्रमादित्य सेकंड डिफीटेड द राष्ट्रकूटास किंग 973 and founded the new Chalukyas dynasty by making कल्याणी his capital। देखिए चालुक्यों के जो किंग है विक्रमादित्य सेकंड, इन्होंने राष्ट्रकूटा किंग को 973 में हराकर नई चालुक्य डायनेस्टी स्थापित की, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी जो कल्याणी स्थित है कर्नाटक में, जिसकी स्थापना तेलप सेकंड ने की थी। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है विक्रमादित्य सेकंड ने इसको स्थापित किया। लेकिन देखिए ये पूछा जाता फाउंडर कौन कहलाता है इसका, तेलप सेकंड। दिस न्यू डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 973 CE to 1200 CE। This Chalukya kingdom of Kalyani remained in conflict with Chola ruler for a long time। देखिए जो चालुक्य ऑफ कल्याणी थे, इनकी चोला रूलर्स के साथ में बहुत ज़्यादा विद्रोह रहा। चोला किंग राजा डिफीटेड सत्याश्रय एंड क्रश्ड द चालुक्यास किंगडम। लेकिन जो राजा है चोला किंग, इन्होंने चालुक्य किंगडम में पूरी तरह से घमासान मचाया, युद्ध किया और सोमेश्वर फर्स्ट एवेंज दिस डिफीट। लेकिन जो चालुक्यों ने जो चोला से हमला किया, युद्ध किया, तो चोल किंग सोमेश्वर फर्स्ट ने इसका बदला लिया। चोल डिफीटिंग द चोल किंग राजाधिराज बैडली इन द बैटल ऑफ कोप्पम। तो चोला किंग ने राजा डिफीटेड, ठीक है, चोला किंग जो थे राजा, उन्होंने जो डिफीट किया सत्याश्री को और चालुक्यों को जो हराया, तो चालुक्यों ने इसका बदला लिया और उन्होंने चोल किंग राजाधिराज को बैटल ऑफ कोप्पम में हरा दिया। बट ही ऑल्सो असैसिनेटेड राजाधिराज, तो उसने असैसिनेटेड यानी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राजाधिराज की। इन द बैटल द सेवन किंग विक्रमादित्य 6 हु वाज ऑल्सो फेमस बाय। देखिए विक्रमादित्य के बारे में बात करें तो विक्रमादित्य बहुत फेमस था, क्योंकि इसने बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को अपने दरबार में शरण दी थी। तो इन्होंने देखिए कांची नाम की जो शहर था उसको अपने कब्जे में ले लिया, और उन्होंने बिल्हण नाम का जो एक पोएट था बिल्हण, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने विक्रम देव चरित नाम की पुस्तक लिखी है, जो कि जो विक्रम का नाम से जो किंग फेमस हुआ, विक्रमादित्य 6 का नाम ही है विक्रमंका। तो इसी राजा के संबंध में ये पुस्तक लिखी गई है बिल्हण के द्वारा, विक्रमादित्य की लाइफ पर ये बेस्ड है। देखिए इसके अलावा ये बात करें तो हिंदू होते हुए भी इन्होंने, जो चालुक्य रूलर थे, इन्होंने हिंदू होते हुए भी बुद्धिज्म और जैन धर्म का बड़ा सम्मान किया और कई टेम्पल्स इन्होंने बनवाए। जो बिजनेश्वर फेमस लॉयर थे, यानी कि कह सकते हैं आप वकील, हु हैड कंपोज द मिताक्षरा। देखिए उन्होंने कानून की एक किताब लिखी है, जिसे हिंदुओं की कानून की किताब आप कह सकते हैं इन्होंने, ठीक है, जो कि याज्ञवल्क्य नाम के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसी के ऊपर बेस्ड है एक पुस्तक मिताक्षरा। तो ये मिताक्षरा एक बुक है जिसको लिखा है बिजनेश्वर ने, ठीक है। तो ये भी उसी चालुक्यों के राज्य में रहा करते थे, कल्याणी में रहा करते थे, यानी कर्नाटक में रहा करते थे, विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। देखिए मिताक्षरा को जो है ऑफिशियल बुक माना जाता है हिंदुओं की लॉ यानी कि कानून की पुस्तक के रूप में। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट वीडियो की, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वेजन्स के बारे में, यानी कि भारत पर होने वाले बाहरी आक्रमणों के बारे में, और बात करेंगे साथ ही क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, गुड बाय।